3.6 लाख करोड़ रुपए, 114 राफेल। और फिर वही सवाल कि क्या भारत फिर से बहुत महंगा सौदा कर रहा है या इस बार कहानी कुछ अलग है। दरअसल साल 2016 में भी राफेल डील को लेकर के खूब बहस हुई थी और अब 2026 में एक बार फिर इतनी बड़ी डील सामने आई है। ऐसे में स्वाभाविक है कि लोग जानना चाहते हैं कि क्या भारत को इस बार असल फायदा होगा या नुकसान होगा। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। आज आसान भाषा में समझते हैं कि नई राफेल डील 2016 वाली डील से कैसे अलग है और भारत को वास्तव में क्या मिलने वाला है। सबसे पहले साल 2016 की तस्वीर याद कर लेते हैं। उस समय भारत ने 36 डसॉल्ट राफेल फाइटर जेट सीधे फ्रांस से खरीदे थे। वे पूरी तरह रेडी टू फ्लाई विमान थे जिनका निर्माण भारत में नहीं हुआ था। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी सीमित था। उस वक्त भारतीय वायुसेना को तत्काल जरूरत थी, इसलिए सीधे खरीद का रास्ता चुना गया था। अब 2026 की नई डील पर आते हैं। इस बार बात 114 जेट की है और सबसे बड़ा फर्क यही है कि यह सिर्फ खरीद नहीं बल्कि निर्माण से जुड़ी साझेदारी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार करीब 40 से 50% पार्ट्स भारत में बनाए जाएंगे, यानी इस बार लगभग आधा राफेल भारतीय होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो साल 2016 में हम सिर्फ ग्राहक थे, जबकि 2026 में हम पार्टनर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि 3.6 लाख करोड़ रुपए की रकम क्या बहुत बड़ा बोझ है। जाहिर है यह बहुत बड़ी राशि है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ेगा कि इसके बदले भारत को क्या मिलता है। अगर हम सिर्फ जेट खरीदते और सब कुछ फ्रांस में बनता तो चिंता वाजिब होती, लेकिन इस बार योजना यह है कि करीब 96 जेट भारत में बने। इसका मतलब यह है कि भारत में फैक्ट्री लगेगी, सप्लाई चेन विकसित होगी, इंजीनियरों और टेक्नीशियनों को काम मिलेगा और एयरोस्पेस सेक्टर को मजबूती मिलेगी। और सबसे अहम पहलू इंजन का है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संकेत दिया है कि कोशिश की जा रही है कि इंजन भारत में बने और उनकी सर्विसिंग भी यही हो। यदि यह सच में संभव होता है तो यह बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि इंजन टेक्नोलॉजी को सबसे संवेदनशील और रणनीतिक माना जाता है। साल 2016 की डील में इंजन भारत में नहीं बन रहे थे, जबकि इस बार बातचीत उस दिशा में भी आगे बढ़ रही है। इसके अलावा हथियारों की बात करें तो हैमर मिसाइल का निर्माण भारत में करने की योजना है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तथा फ्रांसीसी कंपनी के बीच संयुक्त उद्यम की चर्चा है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ जेट ही नहीं बल्कि उससे जुड़े हथियार सिस्टम भी भारत में तैयार किए जा सकते हैं। साथ ही इस बार भारत को यह भी अधिकार होगा कि वह राफेल प्लेटफॉर्म में भारतीय हथियार और सिस्टम एकीकृत कर सके। यानी जेट भले फ्रेंच प्लेटफॉर्म हो, लेकिन उसमें भारतीय तकनीक और क्षमता भी जोड़ी जा सकेगी। अब कुछ लोग यह सवाल जरूर उठाएंगे कि इतनी बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत ही क्या है। इसका जवाब रणनीतिक संतुलन में छिपा है। आपको बता दें कि चीन लगातार अपनी वायुसेना को आधुनिक बना रहा है और पाकिस्तान भी नए लड़ाकू विमान शामिल कर रहा है। ऐसे में यदि भारत अपने फाइटर स्क्वाड्रन की संख्या नहीं बढ़ाता तो ताकत का संतुलन प्रभावित हो सकता है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। इतनी बड़ी डील में समय सीमा, लागत बढ़ाने का जोखिम और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वास्तविक स्तर, इन सब पर कड़ी निगरानी जरूरी होगी। अगर भारत में सिर्फ असेंबली लाइन लगी और असली तकनीक बाहर ही रही तो फायदा सीमित रह जाएगा। इसलिए असली परीक्षा यह होगी कि मेक इन इंडिया जमीन पर कितना गहरा उतरता है। अगर अंतर को सरल शब्दों में समझें तो साल 2016 में 36 जेट सीधे फ्रांस से लिए गए थे ताकि तत्काल जरूरत पूरी की जा सके, जबकि 2026 में 114 जेट के साथ भारत में निर्माण, इंजन और मिसाइल पर साझेदारी तथा दीर्घकालिक रणनीति की बात हो रही है। तो क्या भारत को नुकसान हो रहा है? फिलहाल सीधा नुकसान नहीं दिखता है, लेकिन वास्तविक फायदा इस बात पर निर्भर करेगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितना वास्तविक है और निर्माण कितना व्यापक होता है। अगर आधा राफेल सच में भारत में बने, इंजन तकनीक आए और हजारों रोजगार पैदा हो तो यह खर्च एक निवेश में बदल सकता है। लेकिन अगर यह सब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया तो सवाल फिर उठेंगे। अब फैसला आपके हाथ में है कि क्या यह डील भारत की एयर पावर को नई ऊंचाई देगी या हमें और ज्यादा स्वदेशी फाइटर प्रोजेक्ट्स पर जोर देना चाहिए। कमेंट में आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।